आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी पार्ट 1 में या प्रजातंत्र भाग 1 में हम लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी पृष्ठभूमि, साथ ही लोकतंत्र की लहर कैसे कैसे आई और किस प्रकार कब कब कहाँ कहाँ लोकतंत्र की व्यवस्थाएं स्थापित हुई, इसको देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। राज्य के विकास क्रम में शासन के प्रकार बदलते रहे हैं। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब विश्व में सभी राज्यों में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित रही हो, परंतु वर्तमान में लोकतंत्र एवं निरंकुश तंत्र का प्रचलन है। वर्तमान में बहुसंख्यक राज्यों में यद्यपि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तथापि बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जो तानाशाही होते हुए भी लोकतांत्रिक होने का दिखावा और दावा करते हैं। प्लेटो के समय एवं उसके बाद भी लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना जाता था, परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के अब तक यह शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप बन गया है और आज का युग प्रजातंत्र का युग माना जाता है। और यह भी स्वीकार किया जाता है कि लोकतंत्रीय शासन ही मानव के विकास का श्रेष्ठतम शासन विकल्प है। लोकतंत्र शब्द यानी डेमोक्रेसी एक ग्रीक मूल का शब्द है और यह ग्रीक शब्द डेमोक्रेतिया से बना है और डेमोक्रेतिया में दो शब्द हैं, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ है प्रजा और क्रेटोस का अर्थ है शासन, यानी प्रजा का शासन। यह शब्दार्थ लोकतंत्र को यह अर्थ प्रदान करता है कि जो भी शासन है या शासन का जो स्वरूप है वो एक ऐसा रूप है जिसमें प्रजा शासन करती है और यह प्रजा या तो सीधे रूप से व्यक्तिगत भागीदारी के माध्यम से अथवा परोक्ष रूप से यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रजा प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी निभा सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से, और इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि प्रजातंत्र के दो स्वरूप है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। शुरू में प्राचीन काल में जो प्रजातंत्र का एथेंस में जो स्वरूप पनपा या शुरू हुआ, उसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं थी, क्योंकि राज्य बहुत छोटे थे, जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होती थी और जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग ले सकती थी। लेकिन जैसे जैसे राज्यों का विकास होता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, उनकी सीमाएं बढ़ती गईं, तो बड़े और विशाल राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक होने लगी, उनमें जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन करना संभव नहीं रहा, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के माध्यम से प्रजा ने शासन करना शुरू किया। यानी प्रजा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है और प्रजा ने जिन प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया वो शासन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रजा या तो प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेगी या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेगी। प्राचीन आधुनिक लोकतंत्र के बीच प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र के बीच अंतर प्रजा के अर्थ को लेकर के भी है। एथेंस में प्रजा की परिभाषा में मनुष्य की 3 मुख्य श्रेणियां वर्जित थी, यानी 3 ऐसे वर्ग थे जो उसमें शामिल नहीं होते थे, दास, स्त्रियां और मैटिक्स। मैटिक्स यानी एथेंस में मैटिक्स से तात्पर्य था वे विदेशी जो शहर या राज्य में रह करके कार्य करते थे, यानी प्रजा में इन तीनों को सम्मिलित नहीं किया गया था। एथेंस में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं विद्यमान है। ब्रिटेन को सर्वप्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में गृह युद्ध के ताज़ा हालातों में शाही निरंकुशता समाप्त कर दी गई और शक्तियां क्राउन के हाथों से निकलकर संसद के हाथों में आ गई। ब्रिटेन में जो प्रजातांत्रिक विकास हुआ
जो संवैधानिक विकास हुआ उसके अंतर्गत किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रजा ने राजा की निरंकुश शक्तियों को प्रतिबंधित किया और धीरे धीरे राजा की शक्तियाँ यानी क्राउन की शक्तियाँ पार्लियामेंट या संसद में निहित होती गई और पार्लियामेंट के 2 सदनों के पास आ गई, जिनमें से एक हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि एक निर्वाचित सभागृह था और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत सदन था या उसमें वंशानुगत और मनोनीत प्रतिनिधि होते थे। फ्रांस की 1789 की क्रांति ने लोकतंत्र के 3 आदर्श प्रदान किए: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा जनप्रिय स्वायत्तता के सिद्धांत पर जोर दिया। और फ्रांस की क्रांति के ये 3 सिद्धांत या 3 ये मौलिक विचार ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र के आधार को मजबूत किया और लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये हमेशा लोकतंत्रीय व्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं और रहेंगे। लेवलर्स, जॉन लॉक एवं टॉमस पेन के राजनीतिक विचारों तथा फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1789 का एवं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 ने उन महत्वपूर्ण विचारों एवं सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया या प्रकट किया जिन्होंने आधुनिक विश्व में लोकतंत्र को मजबूत किया एवं लोकतंत्र को स्थापित करने में योगदान दिया। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्रीय विकास किस प्रकार होता है कि पश्चिमी लोकतंत्र में महिला मताधिकारों के दिए जाने एवं दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेद मिटाने के साथ साथ अधिक अंतर्भूत हुआ। यानी पश्चिमी लोकतंत्र में यद्यपि लोकतंत्र स्थापित हो गया लेकिन महिलाओं को भागीदारी बहुत समय के बाद मिली। तो उसके बाद किस तरह से वहाँ पे विकास हुआ है कि महिलाओं को मताधिकार दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका में जो जातीय भेद था और उसके आधार पर जो अंतर था या उनको जो शासन में भागीदारी नहीं दी जाती थी उसको भी हटाने का प्रयास किया गया और इस तरह से लोकतंत्रीय विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के यूरोप में अनेक देशों के लोकतंत्रीकरण की प्रथम लहर के रूप में देखा जाता है। अगर हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी का में यूरोप में जब लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी तो उसको लोकतंत्र की प्रथम लहर के रूप में या फर्स्ट वेव ऑफ द डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। दूसरी लहर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की मानी जाती है जब यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित किया। लोकतंत्र की तीसरी लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई जब नाजीवाद और फासीवाद की समाप्ति के उपरांत जर्मनी एवं इटली जैसे देशों में नए लोकतंत्र स्थापित किए गए और 50 व 60 के दशकों में जब उपनिवेशवाद की समाप्ति होने लगी और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और एशिया और अफ्रीका के देशों ने अपने आप को उपनिवेशवाद से स्वतंत्र किया, तो एशिया अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों में और राज्यों में जब लोकतंत्र को उत्सुकता के साथ अंगीकार कर लिया गया तो तीसरी लहर के अंतर्गत यहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हुई। लोकतंत्रीकरण की चौथी लहर या फोर्थ वेव ऑफ द डेमोक्रेसी के अंतर्गत उत्तर और साम्यवादी पूर्वी यूरोप के साथ लैटिन अमेरिका के उन अनेक देशों में लोकतंत्र की ओर प्रत्यागमन देखा गया। यानी पहले वहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं नहीं, अलग तरह की व्यवस्थाएं थी और किस प्रकार वहाँ से उन व्यवस्थाओं को समाप्त करके प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया जो लोकतंत्र की ओर से मुंह फेर चुके थे। साथ ही मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में लोकतंत्र की लहर आई जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी लोकतंत्र की चौथी लहर के अंतर्गत जो पूर्वी यूरोप के अंतर्गत साम्यवादी राज्य थे या उत्तरी राज्य थे
उनके अंतर्गत लैटिन अमेरिका के राज्य थे, वहाँ पर जब अपनी वहाँ पे जो स्थापित व्यवस्थाएं थीं उनको उनसे हट करके वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हुई, और जो पूरी तरह से लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं से मुंह फेर चुकी थी, तो वहाँ पर उन व्यवस्थाओं को हटा करके और वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित हुई। साथ ही मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में भी लोकतंत्रीय व्यवस्था की एक बड़ी लहर आई, और मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत जो ये लहर आई, जो अरब कंट्रीज़ थे या मुस्लिम कंट्रीज़ थे, उसको अरब स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ये डेमोक्रेसी ऑफ वेव्स रही। मीनिंग एंड डेफिनेशन हमारा बच गया बीच में, हमने पहले वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लिया, कोई बात नहीं, अभी हम इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ सामान्यतः हमने देख लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि लोकतंत्र के अर्थ पर भी कोई सर्वाधिक कोई एक सामान्य सहमति नहीं है, बल्कि सर्वाधिक मतभेद हैं इस पर भी, और इसकी भी अनेक परिभाषाएं व्यवस्थाएं हैं। इसको आडंबर में कहने से लेकर के सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था तक कहा गया है। मोटे तौर पर लोकतंत्र शासन का वह प्रकार होता है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। हरनशा ने कहा है कि लोकतंत्र राज्य जनसाधारणतः वह है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप से जनता के हाथ में रहती है, जिसमें जनता शासन संबंधी मामलों पर अपने अंतिम नियंत्रण को रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार के शासन का सूत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि भी है। और जो अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध लोकतंत्र की परिभाषा है, उसको आप सभी जानते भी होंगे, फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है, या लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा हो। तो इस प्रकार पूरी तरह से जनता की भागीदारी इसके अंतर्गत रहती है। गिडिंग्स ने कहा है कि प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं, वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। इसी प्रकार मैक्सी का कथन है कि 20वीं सदी में प्रजातंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं, वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें एक रूपता और एकीकरण लाया जा सके। इसी प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद ने तो लोकतंत्र को जीवन का एक ढंग बताया है, एक जीवन का एक ढंग माना है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकतंत्र की जो अर्थ है या जो इसकी मुख्य परिभाषाएं क्या क्या हैं। लोकतंत्र की अवधारणा या उसको प्रत्यय के रूप में हम देखें तो उसके अंतर्गत इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थ हैं। पहला है निर्णय करने की विधि क्या है, दूसरा है निर्णय करने का ढंग या निर्णय करने की प्रक्रिया क्या है, उसका तरीका क्या है, और साथ ही इसके अंतर्गत इसका एक दूसरा पार्ट है कि निर्णय लेने के सिद्धांत क्या हैं, और तीसरा इसका मुख्य जो बात है वो है आदर्शी मूल्यों के रूप में लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी होती है। तो लोकतंत्र को अवधारणा और प्रत्यय के रूप में जब हम देखेंगे तो हम इसमें 3 बातों का अध्ययन करेंगे कि इसमें निर्णय करने की विधि क्या है, निर्णय करने का ढंग कैसा है, जिसके अंतर्गत निर्णय करने के जो सिद्धांत हैं उनको भी देखते हैं,
और तीसरा मुख्य जो इसके अंतर्गत इसका जो सिद्धांत है या बात है वो है आदर्शी मूल्यों के रूप में लोकतंत्र किस प्रकार काम करता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम डेमोक्रेसी पार्ट 2 में या प्रजातंत्र के भाग 2 के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।